Hello students, let us talk about liberty indicators. लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हो, उसको बनाते हो, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स लिए जाते हैं। तो जब इंडिया में HDI फ्रेम किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तब कुछ लिबर्टी इंडिकेटर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। वो कौन से लिबर्टी इंडिकेटर्स होते हैं? जैसे सोशल लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर रिलेटेड ह्यूमन राइट्स, एंड ऑल्सो पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्हें इग्नोर किया जाता है। तो इंडिया में जब HDI बनाया जाता है, इन जो पैरामीटर्स है उसको इग्नोर किया जाता है। इसी वजह से इंडिया का जो HDI रेटिंग है वो एज़ कम्पेयर टू चाइना लो है, और चाइना का जो HDI रेटिंग है उसमें इन पैरामीटर्स को लिया जाता है, इसलिए उसकी HDI रेटिंग इन कंपैरिजन विद इंडिया हाई है। इसके साथ ही इंडिकेटर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन्स को, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ को, उनको भी इग्नोर किया जाता है, उनको भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता HDI में इंडिया में। तो यही रीज़न है कि इंडिया की जो HDI रेटिंग है वो चाइना से लो है, और जब तक इन पैरामीटर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा HDI रेटिंग में, तब तक HDI इनकम्प्लीट माना जाएगा, और उसकी जो यूज़फुलनेस है वो भी लिमिटेड ही रहेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड अप्रेजल एंड कंक्लूजन। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने जो भी डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, उनका अप्रेजल करेंगे अभी हम, और उनसे कोई कंक्लूज़न ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में तो आपको सबसे पहले यही बताया गया है कि कोई भी कंट्री अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली ही बाकी कंट्रीज़ के लिए एक रोल मॉडल बन जाती है। बाकी कंट्रीज़ भी उसी के बेस पर अपना एक डेवलपमेंट मॉडल तैयार करते हैं। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो चाइना में आए थे 1978 में स्टार्ट हुए थे, और पाकिस्तान में 1988 में, और इंडिया में 1991 में। चाइना में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 1978 में। जिस टाइम चाइना में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, उस टाइम पर चाइना की ग्रोथ बहुत ही स्लो थी, तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए ये रिफॉर्म्स लेके आए गए थे। बट चाइना में जो रिफॉर्म्स आए थे, ये पाकिस्तान और इंडिया की तरह वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा नहीं लाए गए थे। ये चाइनीज़ लीडरशिप की थॉट प्रोसेस के थ्रू ही आए थे। चाइनीज़ लीडरशिप ने सोचा कि अभी हम यहाँ पर अभी तक क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, कमांड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, बट ये हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को लेके आए। उसके चलते इन्होंने इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। तो लोगों ने अपने बैकयार्ड्स में ही इंडस्ट्रीज़ खोलनी शुरू कर दी, उनको अलाउ कर दिया गया, लेकिन वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को तो नहीं अचीव कर पाए थे। बट फिर भी हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, और जो FDI है वो चाइना की इकोनॉमी की सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन गया। FDI के थ्रू चाइना में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स आए, फॉरेन एक्सचेंज आया। चाइना में जितने भी रिफॉर्म स्टार्ट किए जाते थे वो स्टार्टिंग में तो स्मॉल लेवल पर स्टार्ट किए जाते थे, बट जब उनके रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री मिलने लग जाते थे, तब उनको मैसिव स्केल पे, लार्ज स्केल पर लॉन्च कर दिया जाता था। तो इसलिए जो चाइना है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही थी इन कंपैरिजन विद इंडिया एंड पाकिस्तान इन GDP ग्रोथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लाए गए थे 1988 में, और उस टाइम पर देखो, जब ये रिफॉर्म्स लाए गए थे उससे पहले तो फिर भी जो चाइना की ग्रोथ है वो हो रही थी कुछ ना कुछ, लेकिन उसके बाद उसने अपनी शीन, मतलब चमक, अपनी जो ग्रेस है वो खो दी पाकिस्तान ने। ऐसा क्या हुआ
रिफॉर्म्स से पहले 1960s में 40% तक जो पुअर लोग हैं उनका प्रोपोर्शन कम हो गया था, 40% से 25% तक, 15% 1980 तक। लेकिन 1988 में जब रिफॉर्म्स आए उसके बाद ये सिचुएशन रिवर्स हो गई, ये प्रोपोर्शन कम होने के बजाय बढ़ गया। 2017 से 18 वाला जो दौर है वो ठीक रहा था पाकिस्तान के लिए। उस टाइम पर जो जीडीपी है उसने ग्रोथ अपनी रजिस्टर्ड करवाई 5.5% तक, जो कि पिछले जितने भी दशक थे, डिकेड थे, उनसे अच्छी थी। जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे थे उस टाइम पर, पॉजिटिव ट्रेंड ग्रोथ में देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर हम ओवरऑल पाक इकोनॉमी की बात करें, ओवरऑल पिक्चर को देखें, अलग अलग सेक्टर्स को ना देख के, तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी नहीं थी उन रिफॉर्म्स के चलते। उसका मेन रीज़न यही था कि चाइना में जो इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल चेंज लाए गए थे एग्रीकल्चर में वो फेल हो गए थे, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। उनके फेल होने की वजह से ही जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो वोलाटाइल था, वो कम ज़्यादा होता रहता था, उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, और एक्सपोर्ट भी फिर कम होता था, और फॉरेन रिजर्व्स भी पाकिस्तान में नहीं ज़्यादा आ पाते थे। पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंस चुका था, कर्जे के जाल में, और वहाँ से उसके लिए निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। नाउ री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दोबारा से फिर कैसे पॉवर्टी इमर्ज हुई। एक बार तो वहाँ पे कम हो गई थी 40% से 25% तक, लेकिन दोबारा से फिर वो इंक्रीज़ हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ था, देखो पाकिस्तान पहले तो प्रोटेक्शन की पॉलिसी को अडॉप्ट करता था कि वो अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको प्रोटेक्ट करता था फॉरेनर्स से, कंपटीशन से। तो धीरे धीरे उसने क्या किया था, उसने प्रोटेक्शन से कंपटीशन की तरफ शिफ्ट कर दिया था। जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ऐसे ही पाकिस्तान में आया, तो उसने पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिया था। तो स्टार्टिंग में तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उन्होंने इम्प्रेसिव रिजल्ट्स दिए थे, अच्छे रिजल्ट दिए, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं थी। एक हंकी डैरी पॉइंट से, हंकी डैरी पॉइंट होता है एक सेटिस्फैक्ट्री जो सिचुएशन थी, उस पॉइंट से पाकिस्तान दोबारा से फिर पॉवर्टी में ही स्लिप कर गया, दोबारा से वो गरीबी में चला गया। ईयर 2011 में इंडिया और चाइना की जीडीपी ग्रोथ थी 8.4% और 9.5%, लेकिन जो पाकिस्तान था वो कहाँ पर बैठा हुआ था उस टाइम पे, 2.6% ग्रोथ पर एनम। तो इनके क्या रीजंस थे, ऐसा क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है उसमें दोबारा से फिर पॉवर्टी आ गई। तो एक तो वही जो मैं पीछे आपको रीज़न बता के आई हूँ वही है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, उनको लाने में फ़ेल हो गए थे यहाँ पे पाकिस्तान में, और एक्सपोर्ट्स उतने नहीं हो पा रहे थे, ग्रोथ उतनी नहीं हो रही थी, फॉरेन रिजर्व्स वो इतने नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी पाकिस्तान में। पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा मतलब जो लॉ और ऑर्डर है, कानून पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था, लेकिन जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, कंट्री के डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसको कम किया जा रहा था। देन इंडिया। अब इंडिया के बारे में देखो क्या है, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो चाइना से तो डाउन है बट पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। हमारी ये जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो ना तो बहुत बुरी है और ना ही बहुत अच्छी है। जो जीडीपी है पाकिस्तान का वो इंडिया के जीडीपी का 11% है, और जो इंडिया का जीडीपी है वो चाइना के जीडीपी का 41% है। ये इम्पॉर्टेंट डेटा है। तो इंडिया क्यों पीछे रह गया चाइना से? चाइना ने सेज पर फोकस किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर, और इंडिया ने भी किया। इंडिया ने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को लुक्रेटिव टर्म्स पर उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, वैसे ही चाइना ने भी किया। बट फिर भी इंडिया क्यों पीछे रह गया, उसके दो कारण थे।
एक था पॉलिटिकल विल, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने यहाँ, वो स्टेबिलिटी नहीं है उनकी और वो अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं। वो अपनी कंट्री के बारे में कम और अपनी जो पर्सनल मोटिव्स हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट बना दी जाती है समझौता करके यहाँ पर, जो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाती कंट्री के लिए। सेकंड जो रीज़न है वो है एनफोर्समेंट ड्राइव। एनफोर्समेंट ड्राइव में क्या बताया जाएगा आपको कि यहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनको फ्रीक्वेंटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उनको इम्प्लीमेंट कराने में ही कई कई साल लग जाते हैं। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो 2 साल उसको हो चुके हैं आई हुई को, बट अभी तक भी उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं गया, मतलब अभी भी कोई डिसीज़न नहीं लिया गया उसको इम्प्लीमेंट करवाने के बारे में। तो हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सबकी सलाह के साथ जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन होती है। बट चाइना एक ऑटोक्रेटिक, वहाँ पे ऑटोक्रेसी है, वहाँ पर जो भी डिसीज़न लेने हैं फटाफट उनको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है। तो वैसे ये अच्छा कि ये जो हमारी इंडिया वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इससे सभी को फ्रीडम मिलती है कि वो डिसीज़न में पार्टिसिपेट कर सके। बट यहाँ पर इसका थोड़ा सा लॉस भी रहता है कि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो नाउ योर दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।